माला नॉवल एपिसोड 3। रात तक वो घर से नहीं निकली, बस कमरे में पड़ी सोती रही। कैब से उसकी मुलाकात भी नहीं हुई। वो उसे गोया यहाँ लाके भूल ही गई थी। ड्राइवर्स घर के अंदर नहीं आया करते थे। उनका दाखिला सिर्फ डर्टी किचन तक महदूद था। उनके लाउंज से मुल्हक का बड़ा सा किचन क्लीन किचन कहलाता था। क्लीन किचन से एक दरवाज़ा छोटे से डर्टी किचन में खुलता था और डर्टी किचन से एक दरवाज़ा बाहर की तरफ, ताकि मुलाजिम यानी सलीम बाहर से ही डर्टी किचन में आए और अपना नाश्ता चाय वगैरह बना के वहीं से रुखसत हो जाए। माँ को मर्द मुलाजिमों का घर के अंदर आना पसंद नहीं था। खाना अलबत्ता सबका माँ खुद बनाती थी। वो किसी और के हाथ का खाना नहीं खा सकती थी, बल्कि अक्सर अपने मुलाजिमों की फरमाइश पे खाने और मीठे बनाया करती थी। माँ कहती थी माँ ने उनको मुलाजिम नहीं रखा, उन्होंने माँ को मालिक रखा हुआ है। बख्त भी और सलीम का कमरा बेसमेंट में था। बेसमेंट की सीढ़ियाँ घर के बाहर से थीं, ताकि मुलाजिमों से प्राइवेसी रहे। उन्होंने कैफ को भी बेसमेंट में एक कमरा दे दिया था, जिसे उसने चुपचाप कबूल कर लिया। सुबह फजर पे उसकी आंख लाउंज में होती खटपट पे खुली। उसे मालूम था कि ये माँ होंगी। माँ फजर खूब शोर से पढ़ा करती थी, ताकि उनके बच्चों की नींद ऐसे ख़राब हो कि वो दोबारा ना सो सकें। इस्लामाबाद में नमाजें ऊपर हो जाया करती थी, लेकिन लाहौर में मजाल थी कि ऐसा हो। वो नमाज़ पढ़ के चाय नमाज़ पे बैठी और सोचा कि क्या दुआ मांगे। उसे उस वक्त सबसे ज़्यादा क्या चाहिए था? नया बिजनेस। वो दोबारा से बरसरे रोज़गार हो जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, और अब से कोई मर्द उसे ज़हीर की तरह धोखा ना दे सके। दुआ मांग के वो उठी और जमाई लेते हुए खिड़की के सामने आई तो रुक गई। अंधेर लॉन में गार्ड रूम के सामने वो घास पे चाय नमाज डाले दो जानू बैठा था। वो शायद नमाज पढ़ चुका था। अब बस यूं ही सर झुकाए बैठा तस्बीह के दाने गिरा रहा था। उसे बहुत अजीब लगा। माना कि बहुत से लड़के लापरवाह और मगरिबी हुलिये के बावजूद नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन तस्बीह? उसे नहीं याद उसने कभी किसी नौजवान को हाथ में तस्बीह पकड़े देखा हो। वो खुद भी तस्बीहों की आदी नहीं थी, वक्त ही नहीं मिलता था। कैफ जमाल तस्बीह पढ़ता था? अजीब बात थी। सुबह वक्त भी जब उसके कमरे में कॉफ़ी लाई तो उसे हैरत हुई। आपको कब से कॉफ़ी बनानी आ गई? उस मोए ड्राइवर ने बनाई है। मैंने उसे चाय की चीज़ें पकड़ाईं तो बाबू आगे से बोला, मैं चाय नहीं पीता, मुझे कॉफ़ी मेकर दो। उसकी नकल करके बोली। फिर खुद ही किचन से मोइन भाई का पुराना कॉफ़ी मेकर ढूंढ लाया और सेट कर दिया। बाजार से मोटे बीजों वाले डब्बे भी ले आया और साथ ये मुझे पकड़ा दी कि मेरी बीवी यही पीती हैं। वो हंस दी। मुबीन मंजिल को पहली दफ़ा ऐसा रंग बिरंगा मुलाजिम मिला था। वक्त भी इसे हजम नहीं हो रहा था। छोटी बाजी, इस लड़के को ज़रा फासले पे रखियो, मुझे ये वारदातिया लगता है। अच्छा वक्त भी, अब जाएं और कैब से कहें तैयार रहे, उसने मुझे सैलून लेके जाना है। शाम में ईसा का निकाह का फंक्शन था और सच शुक्र उसके चेहरे पे एक भी पिंपल नहीं था, वरना अमूमन किसी फंक्शन से पहले ये पिंपल हाजिर हो जाया करता था। उसने एक घड़ी देखी, अभी फेशियल करवा दे तो शाम तक उसका असर आने लगेगा। वो बाहर आई तो कैब गार्ड रूम के बाहर कुर्सी पे बैठा था। हाथ में स्केच बुक थी और पेंसिल से उस पर कुछ कर रहा था। उसे देख के खड़ा हो गया, स्केच बुक पीछे कर ली। आज जीन्स पे सफ़ेद टी शर्ट पहन रखी थी, पैरों में जॉगर्स थे और चेहरे की हल्की बड़ी शेप वैसी ही थी। क्या कर रहे हो? वो उसकी स्केच बुक को देखते हुए करीब चली आई। पर्स कोहनी पे टांगे, बाल कैचर में बांधे, वो आंखों पे स्याह चश्मा लगाए हुई थी। कैफ के चेहरे पे छेप जाने का तासुर उभरा था। रुखसार हल्के से गुलाबी हुए, या शायद धूप के बाइस ऐसा लगा था। यूं ही फारिग वक्त में स्केचेस बनाता हूँ। क्या बना रहे हो, दिखाओ। वो दोस्ताना लहजे में कहती उसके ऐन सामने आके खड़ी हुई। अब वो दोनों धूप में थे, छाँव पीछे रह गई थी। कैफ ने स्केचबुक खोल के उसके सामने की, सफ़ेद पलटाए, उस पर मोटर बाइक का स्याह सफ़ेद स्केच बना था। तुम्हें मोटर बाइक्स पसंद है? बहुत ज़्यादा। वो थोड़ा शर्मिंदा नज़र आ रहा था। माला ने गौर से उस स्केच को देखा। ये हैवी बाइक है, काफ़ी महंगी होती है। अगर तुम अपना नया बिजनेस इसके लिए शुरू करना चाहते हो कि एक दिन तुम ये बाइक खरीद सको, तो ये एक गलत अप्रोच है। नरमी से तंबी की। उसे समझ में आ गया था कि वो नौजवान कर्जों का शिकार क्यों था। महंगी बाइक्स का शौक, महंगा लैपटॉप, कीमती फोटोग्राफी का आलात इंपोर्ट करवाना। वो अपनी बिसात से ऊंची जस लगाना चाहता था, और ऐसे में ज़मीन उसके कदमों तले से निकल जाती थी। कैफ ने जवाब नहीं दिया, कार की तरफ बढ़ गया, जैसे वो उसकी बात से इत्तेफाक नहीं करता था। वो खामोशी से ड्राइव कर रहा था जब सफूरा की कॉल आने लगी। कैफ कैसा काम कर रहा है, तुम मुझसे मुतमईन हो ना? माला का फ़ोन कार से कनेक्टेड था। आवाज़ खुद ब खुद स्पीकर्स पे गूंजने लगी। हाँ, कैफ अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी स्मार्ट और समझदार है। साथ ही अपने नए बिजनेस प्लान को भी वक्त देता है। वो सादगी से कहते हुए बाहर देख रही थी। वो उन लोगों में से नहीं थी जो किसी को उसके सामने इसलिए ना सराहे कि वो सर न चढ़ जाए। जो सच हो उसे कह देना चाहिए। स्मार्ट होता तो अब तक कामयाब हो चुका होता। उसके लिए अच्छा है कि तुम्हारे पास ही जॉब करता रहे, वरना उसका अपना काम कभी कामयाब नहीं होना। और हाँ, बस ये ध्यान करना कि वो तुमसे एक्स्ट्रा पैसे वैसे ना ले। थोड़ा सा लालची भी है, मेरा कज़न है ना, मुझे उसका पता है। सफ़ूरा इतना तेज़ तेज़ बोले जा रही थी कि उसे स्पीकर ऑफ करने का मौका ही नहीं मिला। बेख्तियार कैफ के कंधे की पुश्त को देखा। वो खामोशी से ड्राइव कर रहा था। उफ, है कहाँ वो? ज़रा बात करवाओ मेरी। सफ़ूरा अपने तई एक अच्छी दोस्त होने का सबूत दे रही थी। कैफ ने एक हाथ हिला के नफ़ी का इशारा कर दिया। कहा कुछ नहीं। चूंकि बैक व्यू मिरर ऊपर की तरफ था तो वो उसका चेहरा नहीं देख सकती थी। अभी वो मसरूफ़ है, तुम बाद में उसे खुद ही कॉल कर लेना।
कॉल बंद होने के बाद भी कार में अजीब सी टेंशन फैल गई। उसको मालूम नहीं था कि तुम सुन रहे हो। वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। कैफ जमाल एक लूज़र है और रहेगा। उसका लहजा सपाट था। जॉन मैक्सवेल कहता था, तुम पैसे से नहीं जीत सकते, उसको कमाने पे फोकस करो तो मादियत परस्त कहलाओगे। कमाना चाहो और ना कमा सको तो लूज़र हो। बहुत कमा के खर्च ना कर सको तो कंजूस हो। अगर कमा के खर्च करते रहो तो फजूल खर्च हो। अगर कमाने की फिक्र ना करो तो तुम अनएम्बिशियस हो। अगर बुढ़ापे तक बहुत से पैसे के मालिक हो तो तुम बेवकूफ़ हो कि इस पैसे को कब्र में ले जाना चाह रहे थे। फिर क्या करना चाहिए पैसे के साथ? पैसे से जीतने का बस एक ही तरीका है बॉस, उसको मुट्ठी में नहीं दबा लेना, बल्कि ढीली गिरफ्त के साथ उसको पकड़ना और फिर खुले दिल से उसको काबिल कदर चीज़ों को हासिल करने पे सर्व करना है। ज़रा तवक्कुफ़ से बोला, आपसे एक दरख्वास्त है, दोबारा उनकी कॉल आए तो मुझसे बात मत करवाइएगा। उनका मेरे ऊपर एहसान है, मैं नहीं चाहता कि आपके सामने उनको कुछ ऐसा बोल दूँ जिस पे मुझे बाद में शर्मिंदगी हो। सारी बात ही ख़त्म हो गई थी, काश वो स्पीकर ऑफ रखती। सलोन एक कमर्शियल ब्लॉक की 2 मंजिलों पे फैला था। तीसरी और चौथी मंजिल पे कोई जिम था। वो उतरने लगी तो कैफ ने पूछा कि क्या वो उसे अंदर दरवाजे तक छोड़ा है, मगर कशमाला ने मना कर दिया। सलोन उसकी कज़न का था, यूं ही उस नौजवान को साथ देख के बातें बनती। उसे वहाँ 2 घंटे लग गए। जब वो वापसी पे लिफ्ट में सवार हुई तो अंदर कोई और भी था, एक हट्टा कट्टा सा आदमी जो उसकी तरफ पहलू किए खड़ा था। नज़रअंदाज करके अंदर आई और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। जो कुछ हुआ एक लम्हे में हुआ। किसी ने उस पर पीछे से हमला किया। वो औंधे मुंह नीचे गिरी। सर के पिछले हिस्से में दर्द की शदीद लहर उठी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बॉस, बॉस। कशमाला ने आंखें खोली। बसारत के आगे अब भी धुंध थी। उसने पलकें झपकाई। वो लिफ्ट के फर्श पे चेहरे के बल गिरी पड़ी थी। उसके सामने वो पंजों के बल बैठा उसे पुकार रहा था। वो बदिक्कत हथेली के बल उठी, फिर चौंक के इधर उधर देखा। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो ग्राउंड फ्लोर था। बावर्दी गार्ड बाहर की तरफ खड़ा था और कैफ उसके सामने बैठा था। आप ठीक है? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था। उसका हाथ बेख्तियार सर के पिछले हिस्से की तरफ गया। दर्द की टीस अभी तक उठ रही थी। क्या हुआ मुझे? उसने उलझन से इधर उधर देखा। लिफ्ट नीचे आई तो आप अंदर बेहोश थी। गार्ड को मालूम था कि आप किस कार से निकली थी, इसलिए वो मुझे बुला लाया। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ, चलो। वो तकलीफ बर्दाश्त करते हुए उठने लगी। मगर हुआ क्या था? वो तशवीश से उसे देख रहा था। चलो ना। उससे पहले के लोग जमा होते वो उठ खड़ी हुई। सर घूम रहा था लेकिन वो बज़ाहिर खुद को संभाले कदम उठाने लगी। पर्स मुझे दें। उसने नरमी से उसके हाथ से पर्स ले लिया। फिर वो कार्ड के सामने रुका, बटवे से 500 का नोट निकाल कर उसे थमाया। उसका शुक्रिया अदा किया और कशमाला के पीछे चल दिया। किसी ने गार्ड को रोक के पूछा कि क्या हुआ था। वही बाजी सलान आई थी, उनकी शायद तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं उनके शौहर को पार्किंग से बुला लाया। वो किस्सा बयान कर रहा था। सीधे घर चलो। उसका सर शदीद दर्द कर रहा था। सीट के पुश से उसे टिका दिया और आंखें बंद कर ली। पहले मुझे बताएं हुआ क्या था? वो कहते कहते चौंका। किसी ने कुछ किया है? मैं अभी देखता हूँ। कैफ ने तेज़ी से सीट बेल्ट खोली और बाहर निकलने लगा जब माला ने रोका। वापस बैठो कैफ। अंदाज में तहक्कुम भी था और थकान भी। ये मेरी कज़न का सैलून है, यहाँ तमाशा नहीं बनाना। ख़ानदान में बातें बनती हैं। मुझे बताएं तो सही कि हुआ क्या है। वो उसकी तरफ रुख मोड़ के बैठा और संजीदगी से पूछा। माथे पे बल थे, आंखों में गुस्सा भी था। उसे जो याद था बता दिया। मैंने उसका चेहरा देखा था मगर मैं उसको नहीं जानती, और लिफ्ट में सीसीटीवी भी नहीं था। लिफ्ट के बाहर तो होगा, मुझे देखने तो दे। मेरा क्या फ़ायदा आपको अगर मैं ये चीज़ मैनेज नहीं कर सकता? उसे गुस्सा आ रहा था। ये तय था कि वो ना पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाएगी और ना शोर डालेगी। मैंने कहा ना, यहाँ तमाशा नहीं बनाना, घर चलो। वो थकान से बोली। सर में शदीद दर्द हो रहा था। उस आदमी ने उसे बहुत ज़ोर से मारा था। ठीक है, मगर मैं वापस आऊँगा और आपके नाम लिए बगैर इनके रिकॉर्ड ज़रूर निकलवाऊँगा। ऐसे कैसे कोई आप पे हमला कर सकता है? वो ड्राइव करते हुए बरहमी से कह रहा था। उसने पहली दफ़ा कैब को गुस्से में देखा था। जैसे वो मेरे घर में खून फिकवाता है, ऐसे ही वो मुझ पे हमला भी कर सकता है। उसने अपना चेहरा नहीं ढाँपा हुआ था, इसलिए मेरा नहीं ख़्याल कि वो आपका ताक़ुबकार था। कोई किराए का आदमी होगा, मगर उसने ऐसा किया क्यों? वो सोचते हुए कह रहा था। 1 मिनट अपना पर्स चेक करें, कुछ मिसिंग तो नहीं है? उसका ज़हन अभी तक शल था। वो जो इतने अरसे से सिर्फ़ एक वहम लगता था, वो आज हकीकत बन के सामने आ गया था। ऐसे में उसे पर्स का ख़्याल ही नहीं आया था। उसने पर्स खोला और अंदर से एक-एक चीज़ निकाल के देखने लगी। मोबाइल, बैंक कार्ड्स, कैश सब वैसा ही था। अलबत्ता एक चीज़ वहाँ ऐसी भी थी, जो उसकी नहीं थी। उसने मेरे बैग में कुछ रखा है। वो ताज्जुब से बोली तो कैफ ने बैक व्यू मिरर का रुख ठीक किया और उसके अक्स में माला को देखा। वो एक सिल्वर रंग का लाइटर उलट-पुलट कर देख रही थी। कोई मेरे बैग में सिगरेट लाइटर क्यों रखेगा? मुझे दिखाएं, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस भी हो सकती है। लेकिन वो नहीं सुन रही थी। वो लाइटर की निचली साइड को ऊपर उठाए कुछ देख रही थी। वो मुझे अपना नाम बताना चाहता है। वो तल्खी से मुस्कुराई। लाइटर पे उसका नाम लिखा है। वाकई? कैफ को हैरत हुई। मोड़ काटते हुए पूछा, क्या लिखा है? कशमाला ने लाइटर पर लिखे 2 अल्फाज पढ़े। माहिर फरीद। उसने एक झटके से ब्रेक लगाई। कार के टायर चरचराए। आराम से कैफ।
लेकिन वो तेज़ी से पीछे घूमा और लाइटर उसके हाथ से ले लिया। फिर उसे ऊंचा उठा के देखा। उस पे वाकई अंग्रेजी में लेज़र एनग्रेविंग से माहिर फरीद लिखा था। कैफ का हलक खुश्क होने लगा। नामुमकिन! बिला आखिर मुझे मेरे ताक़ुबकार का नाम मालूम हो गया है। कैफ ने चेहरा मोड़कर उसे देखा। उसका चेहरा गुलाबी सा हो रहा था। सब आंखों में उलझन थी, नासमझी थी। उसने बहुत सा थूक खुश गले से नीचे उतारा। आप किसी माहिर फरीद को जानती हैं? लहजा सरसरी बनाया। नहीं। कशमाला ने गर्दन दाएं बाएं हिलाई। मैंने ये नाम ही पहली दफ़ा सुना है। मैं ये लाइटर रख लूँ? उसको चेक करना होगा अंदर कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस ना हो। कशमाला ने इस बात में सर हिला दिया। वो वापस कार स्टार्ट करने लगा, अलबत्ता उसके चेहरे की रंगत उड़ी उड़ी सी थी। घर के पुरुष में जब वो कार से निकली तो वो देख सकती थी कि वो परेशान लग रहा था। सफोरा तुम्हारे बारे में गलत थी। जो लोग पैसे के लालची होते हैं वो गार्ड को टिप नहीं देते। वो चौंका। उस हालत में भी वो नोट कर गई थी। वो फीका सा मुस्कुराया। आपने पेट्रोल के जो पैसे दिए थे उसमें से दिया था। उसके जाने के बाद कैफ के तासुरात बदले। चेहरे पर बरहमी दर आई। उसने फ़ोन निकाला और वाइट हेयर की चैट खोली। तुम मेरे साथ कोई डबल गेम खेल रहे हो। ये हरकत तुम्हारी या तुम्हारे आदमियों की है ना? उंगलियां तेजी से टाइप कर रही थी। वो शदीद बेबसी महसूस कर रहा था। उस शाम मुबीन मंजिल में गहमा गहमी का आलम था। सब शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। मोहित किसी बाथरूम से चिल्लाता अपने कपड़े मांग रहा था। माँ खुद तख्त पे बैठी थी। बालों में सुबह ही हेयर डाई कर लगाया था। सो अब वो सफ़ेद नहीं गहरे भूरे लग रहे थे। ग्रे रंग का कामदार जोड़ा पहने वो कलाइयों में सोने के कंगन पहन रही थी। लंबे बाल खुले थे। वक्त भी उनमें कंघी फिर रही थी। सामने गाँव तकिए पे उनका मोबाइल खड़ा रखा था जिस पे माही नजर आ रही थी। वो किचन काउंटर के पीछे खड़ी थी, एप्रन पहने, छोटे बालों की पोनी बनाए। वो पहलुओं पे हाथ रखे तफ्तीशी नज़रों से उन्हें देख रही थी। इयर रिंग्स दिखाए मुझे। कनाडा से हुक्म आया। माँ ने चेहरा तिरछा करके एक कान दिखाया। माही ने माथे को छुआ। उफ माँ, ये क्या 1910 वाले कांटे पहन लिए हैं? वो ग्रे स्टोन्स वाले टॉप्स कहाँ हैं जो मैं लिबर्टी से लाई थी? कहाँ रखे हैं? माँ सर झुकाए अपनी ज्वेलरी बॉक्स में से ढूंढने लगी। माही का हुक्म वो नहीं टाला करती थी। ज्वेलरी बॉक्स का सबसे निचला खाना देखें। माही को याद था। उसे माँ की हर चीज़ याद रहती थी। टॉप्स वहीं थे। माँ ने उन्हें निकाल के ऊंचा किया। वो वाकई बहुत हसीन थे। सोने के कांटे उतार के उन्हें कानों में पहना तो चेहरे का वक़ार मज़ीद बढ़ गया। अच्छा बताओ शॉल कौन सी लूँ? वो अपनी समझदार बेटी से पूछ रही थी। माला से कहें वाइट वाली शॉल निकाल दे जिसका ग्रे बॉर्डर है। माँ ने मुड़ के देखा। माला लाउंज की एक कुर्सी पर बैठी मोबाइल पे लगी थी, खोई खोई सी। जब से वो सैलून से आई थी वहीं बैठी थी। माला, बेटे वो वाइट शॉल तो निकाल दो। और तुम कब तैयार होगी? फिर गौर से उसका चेहरा देखा। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, सर में दर्द है, मैं शॉल निकालती हूँ। वो वहाँ से उठ गई। उसने कमरे में पहले से वही सफ़ेद शॉल निकाल रखी थी, लेकिन माँ को दी नहीं थी। माँ उसे तब पहनेगी जब माही कहेगी। माँ को सिर्फ माही की चॉइस पे एतबार था। माही यहाँ होती थी तो फंक्शंस वगैरह पे माँ को खुद तैयार करती थी। जब से वो कनाडा गई थी वीडियो कॉल पे यही काम करवाती थी। माँ के कपड़े, हत्ता कि माला के भी अक्सर कपड़े माँ ही लिया करती थी। उसको शौक था दुकानदारों से लड़ लड़ के कीमतें कम करवाने का। ये टॉप्स भी उसने माला के साथ ही लिए थे। माला कहती रही कि अब छोड़ दो, वो 1500 से कम में नहीं देगा, लेकिन माही भी डटी रही। नहीं, ये मुझे 800 में ही देगा, देख लेना। और 15 मिनट बाद माही वो टॉप्स 800 में ही लेकर रहती थी। शॉल माँ को देने आई तो माही वीडियो कॉल पे कह रही थी, फंक्शन की सारी तस्वीरें फ़ौरन से मुझे भेजनी है माँ आपने। आपके बाकी दोनों बच्चे हर फंक्शन में मुझे भूल जाते हैं। हाय काश मैं पाकिस्तान में होती। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर हाल में माही। माँ ने टोका। शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें शादी के 5 साल बाद खुशी दिखाई है। बस खूब खाओ पियो और अपना ख्याल रखो। शादियाँ तो होती रहती हैं। हाँ छोटी बीबी। मक बीबी माँ के कंधे के पीछे से कॉल में शामिल हुई। वो कनाडा की कॉल पे इतना ऊंचा बोलती थी कि जैसे आवाज़ हवा के दोष पे कनाडा जाती है। तेरी माँ ने बड़ी दुआएं की हैं तेरी गोद हरी होने के लिए। हर वक्त कहती थी अल्लाह मेरी माही को बच्चा दे, तो बस अपना ख्याल रख। वो तो ठीक है, लेकिन ये बात की नौकरी ना होती तो मैं भी कनाडा ना रहती। बोरिंग ठंडा मुल्क। माही रूहान सी होके बोली। फिर कुछ याद आया। शादी पे कबीरा ताई भी होंगी ना? माँ के चेहरे पे नापसंदीदगी उभरी। सर झुका के तख्त पे बिखरी अपनी चीज़ें समेटने लगी। परे करो इसको, हमें क्या। देखना आप, वो शादी पे आएंगी और सारे रिश्तेदार आपको जलाने के लिए उनके पास जाके खूब हंसे बोलेंगे। देखना। मोई तैयार होके आ गया था और अब सोफे पे बैठ के जूते पहन रहा था। मुंह में बड़बड़ाया। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में ग़ीबतों का वक्त हुआ जाता है। माही इस बात का करारा सा जवाब दी थी, लेकिन उसे कुछ नज़र आया था। स्क्रीन पे चेहरा करीब किया और तफ्तीशी अंदाज में सवाल किया, ये बाहर लॉन में कौन है? माही की तेज़ नज़रें माँ के पीछे एक खिड़की पे जमी थी। माँ ने एक नज़र खिड़की को देखा जहाँ लॉन में मोबाइल पे लगा कैफ टहलता नज़र आ रहा था। अपनी बहन से पूछो, वही साथ लाई है। माँ ने माला को फ़ोन पकड़ा दिया और खुद घुटनों पे हाथ रख के उठ गई। उनका रुख कमरे की जानिब था। अभी उन्होंने जूते पहनने थे। मेरा ड्राइवर है और असिस्टेंट भी। माला ने फ़ोन थाम लिया। माही बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। ज़रा करीब से दिखाओ उसकी शक्ल।
माही की आंखों में शरारत उभरी। अपने सामने लॉन्च में काम करते हुए इबाद को देख के ऊंचा सा बोली, बड़ा अरसा हो गया कोई हैंडसम आदमी नहीं देखा। इबाद पे असर नहीं हुआ। लैपटॉप से नजरें हटाए बगैर बोला, आईना देख लो, खुद भी तुम किसी मर्द से कम नहीं लग रही। माही की हंसी गायब हुई, चेहरा सुर्ख हुआ। सुनो, तुम लोग शादी अटेंड करो, मैं ज़रा आती हूँ। उसने फ़ोन बंद कर दिया। ब्रिटिश कोलंबिया में अब जंग अजीम छिड़ने वाली थी। निकाह का वेन्यू सफ़ेद और सब्ज रंग में सजा था। ऊंची छत से जगह जगह फानूस लटक रहे थे। स्टेज भी सफ़ेद फूलों और सब्ज पत्तों से मुज़य्यन था और मेहमानों की मेज़ों के गिर्द रखे सोफ़े भी सफ़ेद थे। वो माँ के साथ एक 3 सीटर सोफ़े पर बैठी थी। माँ चंद रिश्तेदार ख़वातीन से बातों में मसरूफ़ थी। मुईद हम कज़न्स की तरफ चला गया था, लेकिन वो खुद को यहाँ ज़्यादा महफूज तस्वुर कर रही थी। अगर वो कज़न्स में गई तो सबकी ज़ुबान पे एक ही सवाल होना था, ओशन बंद क्यों हो गया, और क्या वो जॉबलेस हो गई है। और इस वक्त वो इस सवाल का सामना करके मूड नहीं ख़राब करना चाहती थी। वैसे भी उसे माँ पे नज़र रखनी थी। उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं थी और शादियों पे तो वो कुछ ज़्यादा ही दिल खोल के खाती थी। मोहित उनकी शुगर का इतना ध्यान नहीं रखता था कि वो घर ही कब होता था, लेकिन आज वो देखेगी कि माँ कैसे मीठा खाती हैं। माँ टेक लगाए बैठी थी, शॉल एक कंधे पे थी, शफून का ग्रे दुपट्टा सर पे था। वो हल्के काजल और लिपस्टिक के साथ बहुत बावकार लग रही थी। किसी को अपने घुटनों के दर्द का बता रही थी और रिश्तेदार खातून उनका कोई देसी टोटका बता रही थी जो उनके मियाँ ने फेसबुक पे पढ़ा था। वाकई पूरे जहाँ जैसी खूबसूरती उसे, माही या मोहित को नहीं मिली थी। नॉट फेयर। अल्लाह ताला आसमान को शाकी नज़रों से देखा। हूरे भाभी, आप घुटनों का ऑपरेशन करवा ही लें, मैंने खुद करवाया है, समझो नई जिंदगी मिल गई है। खातून ने मशवरा दिया। माँ का नाम हूरे जहाँ था। हूर के नीचे जेर थी। उसे हूरे जहाँ पढ़ते थे, इसीलिए बहुत से रिश्तेदार उनको अब हूरे कहते थे। ना बाबा ना, मैंने नहीं ऑपरेशन करवाना। माँ ने नाक से मक्खी उड़ाई। इंसान कभी पीछे को नहीं पलटता होता, अब जैसे हैं घुटने वैसे ठीक हैं। माँ, उसने माँ के करीब सरगोशी की, आपने मुझसे वादा किया है ना कि आप मीठा नहीं खाएंगी। आज सुबह आपकी फास्टिंग शुगर 140 थी, नन्मी से तंबी की। माँ दूसरी जानिब झुककर उस खातून से किसी बहुत अहम मौजू पे बात करने लगी। यूँ जाहिर किया जैसे माला की बात सुनी ही ना हो। दफातन साथ बैठी मुमानी किसी को देख के उठ खड़ी हुई। कशमाला ने नज़रें ऊपर उठाईं। सामने नगीना आंटी खड़ी थी, वो जो उस रोज़ इस्लामाबाद में अपने बेटे के साथ मामू के पोर्शन में आई थी। उन्होंने सफ़ेद सिल्क का ड्रेस पहन रखा था, सर पे दुपट्टा था। वो मुस्कुरा के पहले मुमानी से मिली, फिर माँ से। माँ उनको देख के खुश हुई, अपने पास सोफे पे जगह दी। तुम कब आई दुबई से? ज़ियाद और मैं पिछले हफ्ते आए हैं, इतने अरसे बाद किसी ख़ानदान की शादी में शिरकत कर रहे हैं। ये कौन सी वाली बेटी है तुम्हारी माशाल्लाह से? उन्होंने मुस्कुरा के माला की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। मैं कशमाला हूँ, मुझसे छोटी माँ ही कनाडा होती है। अरे हाँ, तुम तो इस्लामाबाद होती हो ना, हम तुम्हारे मामू की तरफ गए थे उस दिन। नगीना आंटी ने मुमानी को देखकर कहा। पता चला तुम सो रही हो, वरना ज़रूर मुलाकात होती। जी मुझे पता चला था, वो मुस्कुरा के बोली। ज़ियाद कैसा है, क्या कर रहा है आजकल? माँ रस्मा नगीना बेगम से पूछने लगी। ज़ियाद राइटर है, किताबें लिखता है, साथ एक डिजिटल मार्केटिंग फॉर्म में बहुत अच्छी जॉब भी कर रहा है, मगर बड़े अरसे से कुछ लिखा नहीं। कहते हुए नगीना आंटी की आवाज़ में उदासी घुल गई। माला की मुतलाशी नज़रें सारे में घूमी और फिर वो उसे नज़र आ ही गया। वो कुछ मर्दों के एक ग्रुप के साथ खड़ा था, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। स्याह बालों को जेल से पीछे किए वो दूसरे कजन्स की तरह कुर्ते शलवार में मलबूस था। उस वक्त वो संजीदगी से किसी की बात का जवाब दे रहा था, दिन की रोशनी में ज़्यादा जाज़िबे नज़र था। उसकी मंगनी की थी तुमने कुछ अर्सा पहले, कोई मसला हुआ था फिर? माँ को याद आया। बज़ाहिर दूसरी तरफ देखती कशमाला के कान खड़े हुए। बस भाभी क्या बताऊँ, उसकी मंगेतर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो ज़ियाद की अपनी पसंद थी, उसने दिल पे बहुत बोझ ले लिया है। 1.5 साल हो गया है इस बात को। अब मेरा बेटा शादी का नाम ही नहीं लेता। नगीना बेगम दूर नजर आते अपने बेटे को देख कर उदासी से बोली। माँ भी अफसोस से खामोश हो गई। हुरे भाभी, आप इतनी नेक हैं। उन्होंने माँ के घुटने पे हाथ रखा। आप मेरे ज़ात के लिए दुआ किया करें ना, कि वो इस ट्रॉमे से निकल आए और नई ज़िंदगी शुरू करे। क्यों नहीं नगीना, मैं ज़रूर दुआ करूँगी, माँ ने खुलूस दिल से कहा। एक बुलंद आवाज़ कानों में पड़ी तो कशमाला ने चौंक की नज़रें घुमाई। सब्ज़ के एंट्रेंस पे एक ऊंचा निस्वानी कहका गूंजा था। ये इस बात का गम्मास था कि कबीरा बेगम पहुंच चुकी थी। ये तय था कि वो हर फंक्शन पे जानबूझ के देर से आया करती थी, ताकि हर नज़र उनकी तरफ उठे। और वाकई वो इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा ही होता था। आज भी वो एंट्रेंस पे चंद खवातीन के छमगट्टे में खड़ी ऊंचे कहके लगाते हुए सबकी तवज्जो घेर रही थी। नीले रंग की स्लीवलेस साड़ी में मलबूस थी, कानों और गर्दन में चमकते हुए डायमंड्स पहन रखे थे। बाल बॉय कट में कटे थे, अगर लंबे रखती तो ज़्यादा खूबसूरत लगती, लेकिन वो जानती थी कि ताई बाल छोटे क्यों रखती है। उसकी भी एक मुज़ाहिका सी वजह थी। अब वो चलती हुई बारी बारी मेहमानों से मिलती जा रही थी, अपनी तरफ बढ़ते हाथों को गुरूर से ज़रा सा मिला के छोड़ देती। मुमानी उन रिश्तेदारों में से थी जिनकी कबीरा ताई से बहुत बनती थी। वो उनको देख के उठ खड़ी हुई और नगीना से बोली, आपने नहीं मिलना कबीरा से? नहीं ताबिंदा, मेरा कबीरे से कोई रिश्ता नहीं।
البتہ میرا حورِ جہاں بھابھی سے رشتہ ہے، اگر کبیرہ حورِ جہاں بھابھی سے ملنے خود نہیں آ سکتی تو میں کیوں جا کے اس سے ملوں؟ پھر چہرہ موڑ کے ماں کو دیکھا۔ ہاں تو آپ کہہ رہی تھیں؟ سادہ، دو ٹوک انداز۔ ممانی پہ تو کھڑوں پانی پڑ گیا۔ کشمالہ اندر ہی اندر مسکرا دی۔ کوئی تو رشتہ دار تھا جو ماں کا ساتھ دے رہا تھا، ورنہ سب کبیرہ کی دولت کی چمک دمک سے اتنا متاثر تھے کہ اس کے گرد مکھیوں کی طرح بھن بناتے تھے۔ ماہی کے میسیجز آ رہے تھے، تصویریں بھیجو۔ اس کے فون کی بیٹری کم تھی اور وہ بیٹری پیک کار میں بھلائی تھی۔ اس نے کیف کو کال کی اور اسے بیٹری پیک لانے کو کہا۔ کیف جب سفید پھولوں سے سجے وسیع ہال میں آیا تو وہ اسے سامنے ہی نظر آ گئی۔ صوفوں پہ خواتین کے ایک گروپ میں بیٹھی وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بس مسکراتے ہوئے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے آف وائٹ کامدار ڈریس پہن رکھا تھا، بال چہرے کی ایک طرف ڈالے ہوئے تھے، کانوں میں بڑے بڑے سلور جھمکے نظر آ رہے تھے۔ اس کا چہرہ سادہ تھا، جلد اعتبار کرنے والا۔ آنکھیں ذہین تھیں لیکن چالاک نہ تھیں، ایسی آنکھیں جو مہربان ہوتی ہیں، شک نہیں کرتی، انتقام نہیں لیتی، وہ لوگوں کی اچھائی پہ نظر رکھتی ہیں۔ اور وہ ایسی لڑکی کو دھوکہ دے رہا تھا؟ کیف کے چہرے پہ کرب ابھرا، اس کا دل برا ہونے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ اسے ایک کونے میں لے جائے اور اس کو بتائے کہ اس سے بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ مالا کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ اب بھی وقت تھا، وہ سب کچھ کلیئر کر سکتا تھا، اس سے معافی مانگ سکتا تھا۔ وہ اس مہربان لڑکی کو بتانا چاہتا تھا کہ کسی کے پاس اس کی تصویر ہے اور وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ ایک سائیکوپیتھ ہے۔ کوئی عام شخص ایسی البم نہیں بناتا۔ مالا نے اسے دیکھ لیا تھا، وہ صوفے سے اٹھ کے اس کی طرف آ گئی۔ کیف نے بیٹری پیک اس کی طرف بڑھا دیا، بولا کچھ نہیں۔ وہ یہ سب اسے نہیں بتا سکتا تھا، اس کی اپنی مجبوریاں تھیں۔ سچ بولنا جھوٹ بولنے سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تھینک یو کیف، وہ بیٹری پیک پکڑتے ہوئے مسکرائی۔ وہ دونوں ایک پھولدار ستون کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میں سیلون گیا تھا، میں نے آپ کا نام نہیں لیا۔ جم کے کیمرے کا رزلٹ بہت مدھم تھا۔ آپ کے بتائے حلیے کا شخص لفٹ میں سوار ہوا تھا اور واپس جم میں ہی اتر گیا تھا، لیکن اس کی شکل واضح نہیں ہے۔ میں نے فوٹیج آپ کو ای میل کی ہے۔ کیا فائدہ؟ میں اس کو نہیں پہچانتی تھی۔ آر یو شور آپ کسی ماہر فرید کو نہیں جانتی؟ اس نے لہجے کو سرسری سا بنایا۔ کشمالہ نے کندھے اچکا دیے۔ جو آج ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا، یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس تک آپ نہیں جانا چاہتی، اس لیے آئندہ آپ میرے بغیر کہیں نہیں جائیں گی، میں قریب رہوں گا۔ کیف اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے سب کچھ نہیں بتایا، آپ پولیس تک کیوں نہیں جانا چاہتی؟ وہ دونوں ایک پھولدار ستون کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میں سیلون گیا تھا، میں نے آپ کا نام نہیں لیا۔ جم کے کیمرے کا رزلٹ بہت مدھم تھا۔ آپ کے بتائے حلیے کا شخص لفٹ میں سوار ہوا تھا اور واپس جم میں ہی اتر گیا تھا، لیکن اس کی شکل واضح نہیں ہے۔ میں نے فوٹیج آپ کو ای میل کی ہے۔ کیا فائدہ؟ میں اس کو نہیں پہچانتی تھی۔ آر یو شور آپ کسی ماہر فرید کو نہیں جانتی؟ اس نے لہجے کو سرسری سا بنایا۔ کشمالہ نے کندھے اچکا دیے۔ جو آج ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا، یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ پولیس تک آپ نہیں جانا چاہتی، اس لیے آئندہ آپ میرے بغیر کہیں نہیں جائیں گی، میں قریب رہوں گا۔ کیف اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے سب کچھ نہیں بتایا، آپ پولیس تک کیوں نہیں جانا چاہتی؟ کچھ ہے جو آپ اپنے تعاقب کار کے بارے میں جانتی ہیں؟ آواز دھیمی کی۔ دیکھیں، میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں، آپ کو مجھ پہ اعتبار کرنا ہوگا۔ اگر آپ کچھ بھی اور جانتی ہیں تو مجھے بتا دیں، کچھ بھی ایسا جو ابھی تک آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک قدم آگے ہوئی۔ فنکشن کے شور اور ہنگامے میں اس کی آواز دور نہیں جا سکتی تھی۔ کشمالہ نے آواز سرگوشی میں بدل لی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ایک آدمی کے پاس میری ایک تصویر ہے، اس تصویر کے بیک پہ لکھا ہے حورِ جہاں کی بیٹی کشمالہ، اور وہ آدمی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ کشمالہ سرگوشی کر کے پیچھے ہو گئی اور کیف کے لیے ایک دم ساری دنیا برف ہو گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں جم گیا، ٹھنڈا اور ساکت۔ آپ یہ کیسے جانتی ہیں، اور کون آدمی ہے وہ بدقت بول پایا۔ کشمالہ گردن موڑ کے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ میں اسے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ وہ واپس صوفوں کی طرف چلی گئی۔ وہ برف کا مجسمہ بنے وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ کسی کھیل کا حصہ بن گیا تھا، یہاں سب اس سے زیادہ جانتے تھے۔ ماں گھٹنوں کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ کھانا لگنے پہ بوفے ٹیبل پہ چلی آئی تاکہ ماں کے لیے کھانا ڈال سکے۔ شادیوں کا مزہ ہی ماں ہی کے ساتھ آتا تھا، تصویریں بنانا، اپنی میز پہ بیٹھ کے لوگوں اور کھانے پہ تبصرہ کرنا، کس نے کیا پہنا ہے ڈسکس کرنا۔ ماہی کے بغیر سارے فنکشنز بے رونق تھے۔ وہ پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی جب عقب میں نگینہ آنٹی کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے کچھ کہتے ہوئے پلیٹ اٹھا رہی تھی۔ مالا کا سارا وجود کان بن گیا۔ بظاہر وہ سر جھکائے کھانا نکالتی رہی، پھر پلٹی تو دیکھا نگینہ آنٹی کے ساتھ ان کا بیٹا تھا جسے وہ کوئی ہدایت دے رہی تھی۔ انہوں نے بھی اسی وقت اسے دیکھا، اسے دیکھ کے مسکرا دی۔ پھر جیسے خیال آیا، کشمالہ تم زیاد سے ملی ہو؟ اس نے زیاد کو دیکھا اور زیاد نے اس کو۔ یہ وہی تھا، بھورے کرتے والا، ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم۔ چہرے پہ سادگی اور مسکراہٹ تھی۔ ایک تو کچھ مردوں کو اتنا اچھا لگنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بظاہر رسمی انداز میں مسکرائی۔ کیسے ہیں آپ؟ خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ مجھے بھی۔ پھر ماں کو دیکھا۔ ہم انہی کے گھر گئے تھے نا؟ جیسے یاد کروایا۔ وہ آہستہ بولتا تھا، نرمی اور شائستگی سے۔ وہ ان کے ماموں کا گھر تھا، لیکن کشمالہ وہیں رہتی ہے۔ زیاد نے ہوں کہہ کر سر ہلا دیا۔ گفتگو دم توڑ گئی۔
वहाँ खड़ा रहना ऑकवर्ड लगता था। वो उनसे माजरत करके माँ की प्लेट लिए मेज़ पे वापस आ गई। खाना खुल चुका था और सब उस वक्त खाने में मगन थे। उसने माँ के सामने प्लेट रखी। उन्होंने एक उचटती निगाह प्लेट में मौजूद लवाजमात में डाली, जैसे दिलचस्पी ना हो। फिर चेहरा इधर उधर घुमाया। कैफ अभी तक वहीं खड़ा था। माँ ने दूर से उसे इशारा किया। लड़के, इधर आओ। तहक्कुम से 2 उंगलियों से बुलाया। कैफ फौरन उस तरफ आया। पहले बताओ तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कहीं देखा है। माँ ने सर से पैर तक उसे घूरा। कैफ ने बेख्तियार माला को देखा, फिर माँ को। मैं कश्मारा बीबी का ड्राइवर हूँ, कैफ जमाल। जो भी हो, वो पीछे देखो, टेबल पे सफ़ेद रंग की क्या चीज़ रखी है। वो सफ़ेद रंग की चीज़ डेजर्ट है माँ, और आप वो नहीं खा सकती। वो धीमी मगर सख्त आवाज़ में बोली। माँ ने उसे घूर के देखा। मेरी माँ ना बनो। फिर उन्हें खुशमगी नज़रों से कैफ को देखा। जाओ लेकर आओ। उसने फ़ौरन कश्माला को देखा, जिसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। कैफ ने माँ को देखा। वो अब की सख्ती से बोली। आवाज़ नहीं आई, लेकर आओ। जी ओके। वो फ़ौरन से पलट गया। कश्माला ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। माँ, आपको शुक्र है यार, ना करें ऐसे। माँ ने तो यूं जाहिर किया जैसे सुना ही नहीं। कैफ ने डिश सामने लाके सर्व की तो उन्होंने जी भर के डेजर्ट डाला। अच्छा, थोड़ा कम कर दें। उसने हाथ उनके प्याले की तरफ बढ़ाया तो माँ ने उसके हाथ पे चमचा मारा। मैंने कहा ना, मेरी माँ ना बनो, जाओ यहाँ से। वो खफगी से उठ गई, फिर कैफ की तरफ आई, गुस्से से उसे देखा। तुम्हें किसने कहा था डेजर्ट लेकर आओ? मैं क्या करता, आंटी गुस्सा कर रही थी। गुस्सा ही कर सकती हैं वो, उठ के तो नहीं जा सकती ना। उनकी फास्टिंग 140 थी सुबह, हद है यार। वो झुंझलाई हुई लग रही थी। बॉस, वो हल्का सा खंकारा। आंटी ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। वो कल से मुझसे 3 दफ़ा यही सवाल पूछ चुकी हैं। माँ की आदत है मजाक करने की। अब उनको कुछ मीठा नहीं देना, ओके? वो तंबी करके आगे बढ़ गई। वो बस उसे जाते देखता रहा। उसका मूड माँ की इस हरकत पे ख़राब हो गया था। वो ऐसे ही बददिली से सीने पे बाजू लपेटे बुफे टेबल के साथ खड़ी हो गई। अक्सरियत खाना डाल चुकी थी, इसलिए यहाँ रश कम था। तभी करीब में कोई खंकारा। आप खाना नहीं खा रही? वो चौंकी, फिर संभली, चेहरे के जाविये दुरुस्त किए। वो ज़ियाद था, हाथ में प्लेट लिए उसके करीब आ रहा था। तशवीश से उसे देखा, फिर गर्दन मोड़ के उस मेज़ को जहाँ माँ बैठी मज़े से डेजर्ट खा रही थी। ज़ियाद हल्का सा हंस दिया। अच्छा, आपकी भी अपनी अम्मी से यही लड़ाई चलती रहती है। कशमाला ने अफसोस से माँ की तरफ देखा। मैं उनके घुटने की सर्जरी करवाना चाहती हूँ। शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो सर्जरी कैसे होगी? इसका एक हल है, वो संजीदगी से बोला, फिर अपनी प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। 2 मिनट ये पकड़े। कश्मारा ने नासमझी के अंदाज में प्लेट पकड़ी। ज़ियाद घूम के बुफे टेबल की दूसरी तरफ गया, एक प्याला चम्मच उठाया और वापस आया। अब वो डिश से डेजर्ट प्याले में निकाल रहा था। वो मुस्कुरा दी। इसका हल यह है कि आप परेशान ना हो और कुछ खा लें। वो प्याला लेके मुस्कुराता हुआ उसके सामने आया। उसे प्याला थमाया और अपनी प्लेट वापस ली। थैंक यू, मगर मैं मीठा नहीं खाती। उसने प्याला रखा नहीं, पकड़े खड़ी रही, लेकिन उसे डेजर्ट नहीं पसंद था, सो यह तय था कि वो नहीं खाएगी। अच्छा, वो हैरान हुआ, अपनी प्लेट से चावलों का चम्मच भरा। उस दिन तो आप टेरेस पे ब्राउनीज खा रही थी। उफ, उसे इससे देख लिया था। अच्छा, मुझे याद नहीं। कंधे बेनियाजी से उचका दिए, फिर बात बदलने को बोली। आप क्या लिख रहे हैं आजकल? ज़ाद ने गहरी सांस लेकर सर झुका दिया। वो चम्मच से चावल इधर उधर मिक्स करने लगा। मैं आजकल राइटर्स ब्लॉक का शिकार हूँ। पाकिस्तान आया था कि यहाँ बैठ के शायद कुछ लिख सकूँ, लेकिन नहीं लिख पा रहा। क्या लिखना चाह रहे हैं आप? ज़ाद ने आंखें उठा के उसे देखा। वही जो सब शौक से पढ़ते, एक अजीम लव स्टोरी। उसने देखा ज़िया सुल्तान की आंखें उदास थीं, ऐसी आंखें जिनको मोहब्बत की हैप्पी एंडिंग पे भरोसा नहीं होता। उसे नगीना आंटी की बातें याद आई। आपकी सुपर पावर क्या है? मेरी सुपर पावर? वो हैरान हुआ। हाँ ना, हर शख्स की एक सुपर पावर होती है। आप किस चीज़ में अच्छे हैं? अगर आप लव स्टोरी लिखने के बजाय वो लिखें जिसमें आप अच्छे हैं, तो आपका ये ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा। वो मुस्कुराहट दबाए सोचने लगा, फिर अतराफ में निगाह दौड़ाई। मैं राइटर हूँ और मेरा मुशाहिदा अच्छा है। मैं वो नोट करता हूँ जो कोई और नोट नहीं करता। मैं कैसे मान लूँ? आजमा के देख लें। अच्छा, वो इसके चैलेंज पे मुस्कुराई। ये जो सामने लड़की जा रही है, उसके बारे में कुछ बताएं। निगाहों से स्टेज की तरफ इशारा किया। वहाँ इज़ा की बहन वेटर्स को हिदायत देती नजर आ रही थी। ज़ियाद ने उस तरफ देखा। इसके पैर में हाई हील्स की वजह से दर्द है और वो शदीद अनकंफर्टेबल है। फिर ज़ियाद ने चेहरा घुमा के अगला हदफ ढूंढा। वो वेटर जो ट्रे उठाए जा रहा है, उसकी अभी अभी बेइज्जती की गई है, क्योंकि उसके कान और गाल सुर्ख हो रहे हैं। आप खुद से बना रहे हैं, आप जानते हैं मैं इन बातों की तस्दीक नहीं कर सकती। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मसलन आप। उसने एक नज़र गौर से कशमाला को देखा। उसको अपने दिल की धड़कन बेतरतीब होती महसूस हुई। कोई सहर था उस शख्स की आंखों में। आपके बारे में कुछ बताऊं? बताएं। लेकिन वो अंदर से खाइफ हुई, कहीं वो जान न ले कि वो उससे कितना मुतासिर हो रही है। आपकी गर्दन या सर के पिछले हिस्से में दर्द है। आप गर्दन उस तरफ नहीं मोड़ रही और बार बार हाथ से पीछे दबाती हैं। वो छेप के हंस दी, हाथ नीचे किया। ओके, मान लिया। तस्लीम करने के अंदाज में सर हिलाया। थैंक यू। ज़ियाद के चेहरे पे हैरान सी ममनूनियत थी। आपकी इस नसीहत ने मेरी मदद की है। शायद मुझे वो नहीं लिखना जो मुझसे मेरी एडिटर लिखवाना चाहती है, बल्कि मुझे वो लिखना चाहिए जो मैं एंजॉय करूँगा।
وہ مسکرا دی اور پیالہ لیے آگے بڑھ گئی۔ دور کسی سے بات کرتی کبیرہ بیگم نے غور سے ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھا تھا۔ وہ صبح بخت کے رونے کی آوازوں سے اٹھی۔ پہلے کچھ دیر تو بستر پہ لیٹی، بلکہ چھپک چھپک کر چھت کو دیکھنے لگی۔ جب سے کام کرنا چھوڑا تھا، دن رات کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ایک عجیب سی مایوسی ذہن پہ چھائی تھی۔ کام کرنے والی لڑکی کے لیے فارغ گھر بیٹھنا بہت مشکل تھا۔ خیر، آج وہ اپنے بزنس پلان پہ کام شروع کرے گی۔ ایک آئیڈیا آیا تھا اس کے ذہن میں۔ وہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹی باہر آئی تو بخت بھی آنسو بہاتے ہوئے حورِ جہاں بیگم کو اپنی بیٹی کا قصہ سنا رہی تھی۔ وہی روایتی کہانی، شوہر کام نہیں کرتا، نشہ کرتا ہے، سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے اور بیٹی کو مارتا ہے۔ بخت بھی، اس نے پیچھے سے بخت بھی کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور سر جھکا کے نرمی سے تسلی دی۔ آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ وہ اسٹینڈ لے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ بخت بھی نے اپنا سانولا سا کھردرا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ وہ ڈرتی ہے جی۔ مالا سیدھی کھڑی ہوئی اور افسوس سے بولی، واقعی وہ بھی کیسے اسٹینڈ لے؟ جب تک عورت کے پاس تعلیم اور مالی خود مختاری نہیں ہوگی تب تک وہ ایسے ہی پٹتی رہے گی۔ مالا ٹھیک کہہ رہی ہے بختو۔ ماں کے ماتھے پہ بل تھے اور وجود میں جلال بھی آیا ہوا تھا۔ وہ گود میں سبزیوں کی پرات رکھے تخت پہ بیٹھی تھی، چھری والا ہاتھ اونچا کر کے بولی، بیٹیوں کی طرح پالا ہے میں نے نسیم کو، اسے کہو میرے پاس آ جائے، وہ اکیلی نہیں ہے، ہم اس کے سائیں بیٹھے ہیں ادھر۔ وہ کچن میں آئی تو ڈرٹی کچن کی طرف کھلتا دروازہ نموا تھا۔ کیف وہاں کافی بناتا نظر آ رہا تھا۔ آہٹ پہ پلٹا اور اسے وہاں کھڑے دیکھا۔ وہ خوابیدہ آنکھیں لیے بالوں کا گول مول جوڑا بنائے ہوئے تھی۔ رات والا میک اپ اتارنے کے باوجود آنکھوں کے گرد ہلکی سی سیاہی تھی۔ کافی بناؤں آپ کی؟ وہ نظریں موڑ کے دوسری طرف پلٹ گیا۔ ہاں پلیز، توقف کیا اور آواز آہستہ کی۔ پھر کچھ نکلا لائٹر سے؟ عام سا لائٹر ہے، کچھ نہیں ہے اس میں۔ وہ کین سے کافی بینس نکالتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ تیز تیز چل رہے تھے۔ مالی خود مختاری اور تعلیم، آپ کے خیال میں یہ چیزیں عورت کو ابیوز ہونے سے بچا سکتی ہیں؟ فلٹر پیپر لگا کے کافی بینرز ڈالے، پھر اس کمپارٹمنٹ کو کھڑک کر کے بند کیا اور مشین آن کر دی۔ تمہیں اختلاف ہے؟ مالا کو تعجب ہوا۔ کیف اس کی طرف پلٹا، کاؤنٹر سے ٹیک لگائی اور سینے پہ بازو لپیٹ لیے۔ جاگرز کی ایک قینچی بنا لی۔ ساری لڑکیاں ابیوز ہوتی ہیں باس۔ بخت بی بی کی بیٹی اپنے شوہر کے ہاتھوں اور ایلیٹ کلاس کی لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ہاتھوں، یہ دونوں باتیں مختلف ہیں۔ کافی میکر سے پانی ابلنے کی آواز آ رہی تھی۔ سارے میں کافی کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ ایک ہی بات ہے، غریب لڑکی چائے دیر سے لائے تو شوہر کا موڈ خراب ہوتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے۔ امیر کی لڑکی پارٹیز کے ساتھ ڈرگس نہ کرے تو پارٹنر کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اس کو خوش رکھنے کے لیے وہ ڈرگس پہ لگ جاتی ہے۔ دونوں ابیوز ہوتی ہیں، دونوں ابیوز ہوتی ہیں، غریب لڑکی بھی اور امیر پڑھی لکھی لڑکی بھی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے باس کہ کسی نے عورتوں کو نہیں سکھایا کہ مردوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور کسی نے مردوں کو نہیں سکھایا کہ عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ کافی گرم مگ اس کی طرف بڑھایا۔ انٹرسٹنگ۔ خیر، آج جیولرز پہ چلنا ہے، گولڈ لینا ہے تو چند دن ٹھہر جائیں۔ وہ اب اپنی کافی کے لیے فریش بینس ڈال رہا تھا۔ تولا ابھی 1,17,000 کا ہے، ایک ہفتے میں یہ 90,000 تک گرے گا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیف نے شانے اچکائے۔ مجھے پتا ہوتا ہے۔ چلے آپ کی اطلاع کے لیے مجھے بھی معلوم ہے کہ گولڈ گرنے والا ہے، میں نے خریدنا نہیں بیچنا ہے۔ کچھ برکس ہیں میرے پاس گولڈ کی، ان کو بیچ کے نیا کام شروع کرنا ہے۔ اسی اثنا میں بخت بھی کچن میں داخل ہوئی۔ ایک نظر درمیانی دروازے کو دیکھا جو کھلا تھا اور پھر دوسری خشمگین نظر کیف پہ ڈالی۔ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے تو کھڑے کیوں ہو؟ کیف نے اپنا مگ اٹھاتے ہوئے فریج کی طرف اشارہ کیا۔ میں کشمالا بی بی سے کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون ناسمجھ ہے جو ڈبل روٹی کو فریج میں رکھ دیتا ہے، حالانکہ فریج میں رکھنے سے ڈبل روٹی جلدی خراب ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ باہر روم ٹیمپریچر پر رکھتے ہیں۔ معصومیت سے کہہ کے اپنا مگ لیے باہر نکل گیا۔ بخت بھی نے پیر پٹکا۔ میں بتا رہی ہوں مالا بی بی، یہ ڈرائیور کم اور وارداتیہ زیادہ لگتا ہے مجھے۔ وہ دل کھول کے ہنس دی۔ تبھی فون پہ ماہی کی کال آنے لگی۔ وہ بھی اپنا مگ لیے پچھلے دروازے کی طرف چلی گئی تاکہ لان میں جا کے تسلی سے ماہی سے بات کر سکے۔ یہاں بات کرتی تو لاؤنج میں ماں تک آوازیں جاتی۔ کل کی شادی کیسی رہی؟ تم لوگوں نے مجھے واپس آ کے فون ہی نہیں کیا۔ ماہی الگ ناراض تھی۔ تھک گئے تھے نا رات میں، اب سناتی ہوں سارے قصے۔ وہ پچھلی گیلری میں مگ لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ کیف بھی وہیں جا رہا تھا، آہٹ پہ رک کے ایک طرف ہو گیا، اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ پہلے یہ بتاؤ زیاد کا کیا سین ہے؟ ماں بڑا ذکر کر رہی تھی اس کا، کیسا ہے وہ؟ ماہی کا لہجہ تفتیشی تھا۔ مالا مسکرا دی۔ زیاد مسکرا کے فون کان اور کندھے کے درمیان لگائے وہ آگے جا رہی تھی۔ ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم۔ وہ آگے نکل گئی اور کیف چپتی ہوئی نظروں سے اسے دور جاتے دیکھتا رہا۔ صرف ٹال اور ڈارک تھا، ہینڈسم کہاں سے تھا؟ منہ میں بڑبڑایا۔ اگلا آدھا گھنٹہ وہ لان میں بیٹھی کافی پیتے ہوئے ماہی کو ساری شادی کا قصہ سنانے لگی۔ کس نے کیا پہنا، کون کون آیا، کون پہلے ملا اور کون نہیں ملا، اور ماہی کا فیوریٹ سوال، کھانے میں کیا تھا۔ کال بند ہوئی تو اس نے دیکھا ماں اب لان میں چلی آ رہی تھی۔ ماں اس وقت پودوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اپنے فربا وجود کے ساتھ اب وہ قدم قدم چلتے ہوئے بوگن ویلیا کے درختوں کا معائنہ کر رہی تھی۔ ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے دانے بھی ساتھ ساتھ گر رہے تھے۔ ادھر آؤ۔ ماں کی نظر اس پہ پڑ گئی جو گارڈ روم کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پہ لگا تھا۔ 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے اسے بلایا۔
कैफ ने पहले दाएं बाएं देखा, वहाँ और कोई नहीं था। वो उसे ही बुला रही थी। फिर लैपटॉप रख के उठा और सीधा उनकी तरफ आया। क्या नाम है तुम्हारा? कैफ जमाल। कब से तुमने पौधों को पानी नहीं लगाया? तनख्वाह किस बात की लेते हो? अभी लगा देता हूँ। अब क्यों? शाम में या सुबह में लगाते हैं पानी। वो बड़बड़ा के पौधों की तरफ मुड़ गई। वो मुतसब्सिब सा वहीं खड़ा रहा। जाए या रुके? वो जो मुस्कुरा के सब देख रही थी उठ के उनकी तरफ आ गई। माँ, सलीम लगा देगा पौधों को पानी। कैफ को अपने काम करने होते हैं, उसको जाने दें। माँ ने सुना नहीं। हाथ पहलुओं में रखे पौधों का जायजा लेते हुए बरहमी से बोली, वैसे ये ज़हीर इंतहाई नाशुक्र आदमी है। उफ माँ, उसका क्या जिक्र यहाँ। वो कराही। परसों 4 सदा से गुड़ आया था, मैंने उसे भिजवाया। कल उसको मिल भी गया, लेकिन मजाल है उसने शुक्रिया का फ़ोन किया हो। माला का दिमाग भग से उड़ गया। वो साकित रह गई। व्हाट माँ, आपने ज़हीर को गुड़ भिजवाया है? वो तीनों बोगनविलिया के गुलाबी फूलों वाले दरख्त के साथ खड़े थे। कैफ खामोशी से बारी बारी दोनों को देख रहा था। क्यों? हमेशा भेजती हूँ, अब नया क्या है? वो चिड़चिड़ी लग रही थी। कशमाला मुबीन को जल्दी गुस्सा नहीं आया करता था। वो या तो हंस देती या तहम्मुल से बात बदल दिया करती थी, या उस जगह से उठ जाया करती थी, लेकिन ये उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसका चेहरा सुर्ख होने लगा। माँ, आपने ये क्या किया? वो क्या सोचेगा? उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसको शुक्रिया कहने की तौफीक फिर भी। माँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको मेरे काम की नहीं समझ आती, मान लिया, लेकिन मेरी इज्जत बेइज्जती का ख्याल तो करना था। अच्छा शर्मिंदा करवाया आपने मुझे। उसकी आंखें भीगने लगी। उस आदमी ने मेरे साथ इतना बड़ा ज्यादती की और आप उसको गुड़ भेज रही हैं? वो समझेगा मैं उसकी मिन्नत कर रही हूँ अब। व्हाट द हेल माँ? माँ ने एक खफा सी नज़र उस पर डाली और सर झुका लिया, किसी मासूम बच्चे की तरह जिसकी चोरी पकड़ी गई हो। फिर कैफ से आहिस्ता से बोली, मेरी टांगें दर्द कर रही हैं, मुझे इधर कुर्सी ला दो। माला पैर पटक के अंदर चली गई। कमरे में आके उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो जो इतने दिनों से आंसू रोके हुए थी वो एकदम बहने लगे। बेरोज़गारी का एहसास, बेकार होने का गिल्ट, तारीक नज़र आता मुस्तकबिल, राख हुआ कैरियर। वो इतने सालों से अपना कमाती और खर्च करती आई थी। वो किसी पे बोझ नहीं थी, लेकिन अगर उसका नया काम ना चला तो वो अपने बिल्स खुद नहीं भर सकेगी। कैसी बेबसी होगी ये। सब कुछ एकदम से हवासों पे सवार हुआ था। वो बेड पर बैठी रो रही थी। माँ को कभी उसके काम की समझ नहीं आती थी। बस मुईद की डॉक्टरी उनको कोई काम लगता था। बाकी माला और माही की पढ़ाई तो बस शुगल थी जैसे। उसे माँ पे बैक वक्त गुस्सा भी आ रहा था और अपनी बेबसी पे रोना भी। माँ के साथ मसला क्या था? ख्वामख्वाह उनको सबको सौगातें भेज के अच्छा बनने का शौक था। वो उठी और अपना बैग पैक करने लगी। वो आज ही इस्लामाबाद वापस जा रही थी, बस ये तय था। कैफ की कॉल आ रही थी, उसने गुस्से में काट दी। वो दोबारा कॉल करने लगा। उसने झुंझला के कॉल उठाई। बाहर आए, आपसे बात करनी है। उसका लहजा संजीदा था। उसने आंसू रगड़ के पूंछ डाले। आज ये भी उससे कुछ सुनेगा। वो बाहर आई तो माँ लॉन में कुर्सी पर बैठी थी, सर झुकाए मोबाइल पे बटन दबा रही थी। वो उनको नज़रअंदाज करके पोर्च की तरफ आ गई, जहाँ ऊपर जाने का बैरूनी जीना था। वहाँ कैफ खड़ा था, रेलिंग से टेक लगाए, एक जॉगर ज़मीन पे और एक जॉगर ऊपर जीने पे रखे, सीने पे बाजू लपेटे। वो उसका मुंतज़िर था। इधर आके बैठे और मेरी बात सुने। उसकी रोई रोई गुलाबी आंखें देख के संजीदगी से बोला। सामने एक खाली कुर्सी रखी थी। वो नाक सकोड़ के गीली सांस अंदर खींचती कुर्सी पे आ बैठी, टांग पे टांग जमाई। क्या मसला है? लहजा सख्त था। मैं अभी सुन रहा था जो आप अपनी माँ से कह रही थी। वो खनकारा। कशमाला के माथे पे शिकने उभरी। कैफ, तुम अपने कान और मुंह बंद करना सीखो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरे घर की बातें सुनो या उन पर तबसरा करो। वो संजीदगी से उसे देखे गया, फिर बोला तो आवाज़ आहिस्ता थी। अप्रैल में गुड़ नहीं होता कशमाला बीबी। 4 सद्दा का गुड़ सीज़न मार्च में ख़त्म हो जाता है। वो एकदम बिल्कुल ठहर गई, साकिन। हवा रुक गई, शायद उसका सांस भी। मैंने सलीम से पूछा है, फरवरी के बाद 4 सद्दा से कोई गुड़ नहीं आया, ना आंटी ने किसी को भेजा है। वो उसकी आंखों को बगैर देखते हुए कह रहा था। और तब उसे याद आया, माँ ने ज़हीर को जनवरी में गुड़ भेजा था और उसने शुक्रिया का फ़ोन नहीं किया था। कैफ पहले जीने पर बैठ गया और उसी संजीदगी से उसे देखते हुए बात जारी रखी। आंटी ने मुझसे 4 दफ़ा पूछा है कि मैं कौन हूँ। वो अपनी बात बार बार दोहराती हैं और वो चीज़ें भूल रही हैं। उनके जहन में नई याददाश्तें नहीं बन रही, या शायद वो वक्त का हिसाब खो रही हैं। पोर्च की फ़िज़ा बिल्कुल साकिन थी। ना वहाँ फूलों की खुशबू थी, ना पौधों का सब्ज़ा। हर शय को ज़वाल आ गया था। कशमाला उसकी आंखों में देखते हुए ठहर ठहर के बोला, आपकी माँ बीमार हैं। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, जैसे किसी बर्फानी रात में घर से बाहर गुम हो जाने वाले का होता है। ना जान थी, ना सांस थी। वो किसी ख्वाब, किसी कैफियत में उठी। कदम मन मन भर के हो रहे थे। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, किताबें सब ये सिखाते हैं कि कामयाब कैसे होना है, कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि नाकाम कैसे होना है। वो खास पे कदम उठाती लॉन चेयर्स की तरफ बढ़ रही थी। माँ वहाँ अकेली बैठी थी, सर झुकाए मोबाइल पे लगी थी। कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि जॉब चली जाए तो क्या करोगे, नाकाम हो जाओगे तो क्या करोगे। माँ के माथे पे पसीना आया हुआ था, जिसे वो दुपट्टे के किनारे से पोंछ रही थी। दिल टूटेगा तो क्या करोगे, मुस्तकबिल तारीक नजर आएगा तो कैसे आगे बढ़ोगे। वो उनके साथ कुर्सी पर बैठी और गौर से उनका चेहरा देखा। वो खूबसूरत बावकार चेहरा,
آج بوڑھا لگ رہا تھا۔ جھریاں بڑھ گئی تھیں، بائیں جانب سے ہونٹوں کے قریب کی جلد لٹک سی گئی تھی۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ماں بیمار ہو جائے گی تو کیا کرو گے؟ وہ شاید ماں ہی کو میسج لکھ رہی تھی، آہستہ آہستہ ٹائپ کرتی تھی۔ مالا نے نرمی سی انگلیوں کی پشت ان کے گال پہ پھیری۔ انہوں نے چونک کے اسے دیکھا۔ ماں، اس نے گیلی آواز میں پکارا، آپ نے ظہیر کو گڑ بھیجا تھا؟ میں نے نہیں تو۔ انہوں نے حیرت سے نفی میں دائیں بائیں سر ہلایا۔ اس حرکت میں ایک بے بسی تھی، معصومیت تھی، آنکھوں میں کچھ کھوئے کھوئے سے ہونے کا احساس تھا۔ گڑ تو سردیوں میں ہوتا ہے مالا۔ وہ نرمی سے ان کے چہرے پہ انگلیوں کی پشت پھیر گئی۔ کچھ مختلف تھا ان کے چہرے میں۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ماں بیمار ہو جائے گی تو کیا کرو گے؟ مگر کشمال مبین کو معلوم تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ حورِ جہاں کی بیٹی تھی، اس کے راستے متعین ہو چکے تھے۔ ہم اسلام آباد واپس نہیں جا رہے، میں یہیں رہوں گی۔ وہ سیڑھیوں کے ساتھ کھڑا تھا جب وہ اس کے پاس آئی اور اسے اپنا فیصلہ سنایا۔ تم جانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، میں کسی اور کا بندوبست کر لوں گی۔ جو فیصلہ 5 برس میں نہیں ہو سکا وہ آپ 5 منٹ میں ہو گیا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، میرے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے مس کرے۔ میں نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے میں وہ پورا کروں گا، میں یہیں ہوں آپ کے ساتھ۔ کیف کو دیکھتی اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا اور واپس مڑ گئی۔ اس کی انگلیاں ماہی کو میسج لکھ رہی تھیں، وہ میسج جو کوئی انسان اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ماہی، ماں بیمار ہے، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، شاید الزائمر۔ تم پاکستان آ جاؤ فوراً۔ چلی وی کے اس چھوٹے سے گھر کے لاؤنج میں صوفے پہ نیم دراز ماہبینہ کا فون بجا تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی۔ وہ چونک کے سیدھی ہوئی، موبائل اٹھا کے دیکھا۔ وہ ایک میسج اس کی جان نکال گیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی، پیروں میں جوتے گھسیڑے اور کھڑی ہوئی، اور تبھی اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کو شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اتنی شدید کہ حد نہیں۔ وہ کھڑی ہوئی اور سفید صوفے کو دیکھا جس پہ وہ سو گئی تھی۔ وہاں خون کے دھبے تھے، اس کے لباس پہ بھی خون تھا۔ نچلے وجود میں تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ ماں، تکلیف میں اس کی لبوں سے یہی نکلا۔ وہ دوہری ہو کے بیٹھتی گئی، اور پھر دوسرا احساس زیادہ جان لیوا تھا، میرا بچہ۔ تو یہ تھی آج کی قسط۔ اگلی قسط میں آپ کو دوبارہ ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔